सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सोनाली बिटिया, ढेर सारा प्यार और हमारे सभी श्रोताओं को प्यारी बुआ का भी नमस्कार। और हालचाल तो आपके बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ऐसा? ऐसा क्या देख लिया तुमने आते ही? पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि आप बहुत खुश नजर आ रही है। लो, अभी हमारे सब श्रोता तो यही कहेंगे, अभी लिख कर भेजेंगे। सबसे ज्यादा तुम्हारी आवाज चहक रही है इस समय, और जिस तरीके से तुमने गर्मजोशी के साथ कार्यक्रम आज शुरू किया है ना, आहा, मजा आ गया और बहुत खुशनुमा अंदाज। तो इसके साथ ही कार्यक्रम शुरू करते हैं और बताते हैं कि आज क्या क्या विषय है और कहाँ कहाँ घूमने चलेंगे। तो आज हम पर्यटन स्थल में हम अमरकंटक की सैर कराएंगे हम। जी हाँ। सखियों को, श्रोताओं को। और वो दिन याद करो में भीड़ में कोई अपना बिछड़ गया तो क्या क्या अनुभव रहे। ये बड़ा मुश्किल काम है। कभी आंखें छलकी तो कभी हंसी के फव्वारे भी छूटे। मिलने के बाद में। अच्छा, मिलने के बाद हम तो सोचे कि कोई ऐसा भी होगा जो बिछड़ जाएगा तो बड़ा खुश होगा। नहीं, मिलने के बाद में क्या, अरे ऐसे तो यहीं पे थी, आसपास ही थी और हम जबरदस्ती हम घबरा रहे थे, हो गए। तो भाई ये बात तो है और कुछ लोगों की जरूर उसमें यादें जुड़ी होंगी। लेकिन हमारे जो पर्स होता है हम लोग के पास, हम लोग से मतलब महिलाओं के पास, हम बहनों के पास जो पर्स होता है वो होता तो हमारे पास है, लेकिन निगाह जो होती है हमारे बाजू वालों की टिकी रहती है। है ना? तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने वक्तव्य भेजे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजी हैं। बहुत मजेदार बातें भी हैं, पता है। और एक विषय भी है ना, हम नींद पर भी बात करेंगे कि अच्छी नींद बेहतर स्वास्थ्य, यानी अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। बिल्कुल यही तो हम कह रहे हैं और हमारे साथी बड़े खुश भी हुए कि इन्होंने कभी इस विषय के बारे में लिखा था कि जरूर करिएगा, और उन्होंने धन्यवाद भी दे दिया कि भाई हमने ये कहा था और आप लोगों ने याद रखा। तो भाई हम आपका ख्याल रखते हैं, गाहे बगाहे भले ही देर हो, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जो आप चाहते हैं वो हम पेश करें। बिल्कुल, जैसे कि आप गीत चाहते हैं। जी जी जी। कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े उड़ड़े बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? पगले
पगली पगली, कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? पगले पगले, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों? कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का? हाय हाय क्या ख्याल है आपका? तुम मचल गए यूं ही फिसल गए आ उड़ड़े उड़ड़े उड़ड़े। कहो जी रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या? सुनो जी समझ सको तो खुद समझो, बताए क्या? कहो जी हाँ। कहो जी रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या? सुनो जी आहा सुनो जी, समझ सको तो खुद समझो, बताए क्या? कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाय हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए ओ यूं ही फिसल गए आ हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए ओ यूं ही फिसल गए आ हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गए। तो भाई जो अदाएं हैं ना, ये अभी मचलने फिसलने वाली, जब पर्स हमारे कंधे पर होता है ना तो कुछ ऐसी अदा आ ही जाती है ना? और हमारी जो सखियां हैं, श्रोता वो लिखते हैं कि महिलाओं का खजाना कभी खाली नहीं होता। हालांकि ये खजाना कभी कभी गाढ़े वक्त में बहुत मददगार साबित होता है। ये हमारे किसी श्रोता बंधु ने लिखा होगा, क्योंकि उन्हें जरूर मदद मिली होगी। ये पर्स चीज ही ऐसी होती है, न जाने क्या क्या इसमें होता है। हालांकि किसी ने और भी बहुत कुछ लिख डाला है कि पर्स के लिए इतना ही सही होगा कि श्रीमान जी के साथ कहीं जाएं तो अपना साथ में लेकर ही न जाएं, और ले जाएं तो खोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मतलब ये समझदारी से इन्होंने इशारे में ना, सोनाली बिटिया, बहुत सारी बात बता दिया। आगे से ये गांठ बांध लो। बिल्कुल गांठ बांध लूंगी, और फिर जब जरूरत पड़ेगी उसी वक्त अपने पर्स को खोलना है। नहीं वो खोलना ही नहीं, वो तो कह रही है कि जरूरत ही नहीं पड़नी नहीं, चाहिए। जब श्रीमान जी होंगे तब तो उनका ही पर्स खुलेगा, और जब मुझे जरूरत होगी उसी वक्त सिर्फ अपनी पर्स में खोलूंगी। बिल्कुल यही तो हम कह रहे हैं, बल्कि कोशिश करें कि अपने श्रीमान जी का ही पर्स साथ में लेकर जाए। लेकिन हाँ भाई, जो ये पर्स है पहले कभी थैला हुआ करता था, इसको थैला भी कह सकते हैं अगर हम देखें तो बोलचाल की भाषा में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कभी रेक्सीन कभी चमड़े का बनने लगा तो वो पर्स का नाम आ गया। और थैले की आप बीती पर हमारे साथी ने बहुत अच्छी पंक्तियां भेजी हैं। मैं थैला रंग बिरंगे कपड़ों से बना हूँ, आज फिर खुली हवा में सांस ले रहा हूँ। फेंक दिया था अलमारी के किसी कोने में, दम घुट रहा था मेरा ढेर सारे कपड़ों तले। जिस पन्नी के लिए मुझे नकारा था वो तो अपने रंग दिखा गई। देर से ही सही मेरी अहमियत तो समझ आ गई। सबके हाथों में रंग बिरंगे थैले देख अपने गुजरे वक्त की याद आ गई। सब्जियों और फलों से भरा स्कूटर की डिक्की में साइकिल के हैंडल पर यूं लटका हुआ चला आता था। हर तरफ मेरा ही रुतबा था। आज फिर लौट आया हूँ आप सबकी सेवा में। प्यार से मेरा उपयोग करना, पन्नी को सदा के लिए अलविदा कह देना। क्या बात है, बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है जी। और हमें जो है, हम हमेशा जानकारी नहीं दी है, इन्होंने बता दिया कि भाई अब थैला इस्तेमाल करिए, थैला खुश रहेगा। और भले ही फिर कढ़ाई किया हुआ थैला हो, फिर पेंटिंग किया हुआ थैला हो, पर थैला जरूर इस्तेमाल कीजिए। और हमारी एक सखी ये भी लिखती कि खासकर पर्स की बात यह है तो हम महिलाओं की बहुत बड़ी कमजोरी भी है और शक्ति भी है। हम लोग अपनी कितनी ही चीजें इसमें रखती हैं, कभी कभी तो इसको भानुमति का पिटारा नाम से ही हमारे पतिदेव बुलाते हैं। कुछ भी जरूरत का सामान हो उसमें मिल ही जाता है। कागज, कलम, पानी की बोतल, नैपकिन, सेफ्टी पिन, रबर बैंड और न जाने क्या क्या। बहुत उपयोगी चीज है। मोबाइल, चाबी, चश्मा, सब कुछ एक जगह रख लो। इसकी सुंदरता भी और रूप भी बदलते हैं, कभी पोटली तो कभी क्लच। क्या बात है। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि ये जानकारी की बात तो हमारे एक साथी ने और भी पूरी लंबी सी, इन्होंने भी वही सारी चीजें लिखी है, पेन, पेपर, हेयर क्लचर, क्लिप,
लिप बाम, सेफ्टी पिन, सब चीजें इन्होंने लिख दिया है कि भाई पर्स को पर्स को पर्स ना बोलो, सच में वो तो खजाना है हमारा, तो मिनी घर है, जरूरत की हर छोटी चीज हमारे पर्स में रहती है। इन्होंने टिश्यू पेपर्स एंड सो ऑन इन्होंने लिख दिया, मेडिसिन, स्मॉल वाटर बॉटल, स्नैक, फोन चार्जर, स्मॉल मेकअप बॉक्स, कॉम, सेफ्टी पिन, लिप बाम, सैनिटाइजर, हेयर क्लचर, पेन, पेपर, सब चीज वाकई रहता भी है ना। हमारे एक श्रोता भी लिखते हैं कि सवाल तो ये है कि महिलाएं पर्स में रखती क्या है। कोई डिटेक्टिव एक्टिव होकर शायद इस बारे में पता करे तो भी शायद पता ना कर सके। महिलाओं की तरह ही उनका पर्स भी रहस्यमय होता है। अभी तक मनोवैज्ञानिक महिलाओं के बारे में ठीक से नहीं पता कर सके तो महिलाओं के पर्स के बारे में क्या पता कर पाएंगे। एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आ खड़ी है कि जिस दिन महिलाओं को पहचान लेंगे उस दिन उनके पर्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं रहेगी, अथवा जिस दिन उनके पर्स के बारे में जान लेंगे उस दिन महिलाओं के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ऐसा सच बात है, ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। महिलाएं तो खुली किताब होती है, कोई भी पढ़ ले। बिल्कुल। और उनको इतना ज्यादा समझते हैं उनके काम काज से हम, क्योंकि वो इतना काम करती हैं, उससे ही पता चल जाता है कि हमारी कौन सी बहन, कौन सी बिटिया कैसी है, कौन सी बहुरिया कैसी है। और वैसे तो हर इंसान हमें लगता है बड़ा रहस्यमय होता है। क्या आप जिससे मिले हैं या मिली हैं, क्या आपने उसको पहचान लिया है ना? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो खैर, हमारी बहनों के बारे में ये बातें अक्सर उड़ती रहती हैं। वैसे हमारे पर्स के बारे में जो और बात है वो ये भी है कि पर्स के बारे में अब तक जो जानकारी लीक हुई है उसके अनुसार महिलाओं का पर्स जितना बड़ा होगा उसमें रखे हुए रुपए के नोट उतने ही मुड़े तुड़े होंगे। किसी महिला को कोई नोट दीजिए, तब भी पर्स में रखने से पहले जितना हो सकेगा वो उस नोट को मोड़ देगी। अच्छा, महिलाओं के पर्स में जितना संभव हो सकता है उतना बड़ा आईना होता है, मगर उसमें अटैच्ड आईना है, तो इस तरह का पर्स महिलाओं की पहली पसंद है। महिलाओं की अपेक्षा उनका पर्स अधिक रहस्यमय होता है, इसलिए ऐसे में तमाम लोग हैं जो महिलाओं की अपेक्षा उनका पर्स पाने की अधिक कोशिश करते हैं, जिन्हें हम चोर के रूप में जानते हैं। हालांकि इन लोगों ने मजाक के तौर पर लिखा है, जिस तरीके के इन्होंने स्माइली भेजे ना, हमें लग रहा है इन्होंने मजाक किया। जी जी। और हमारी एक सखी ये भी लिखती हैं कि महिलाओं को पर्स में रुपए जरूरी सामान और अपना एड्रेस कार्ड जरूरी रखना चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना होने पर घर वालों को सूचना मिल जाए। एक खास उम्र में जो बदलाव आते हैं, जो सैनिटरी नैपकिन, पेपर भी डाले, पर्स की जरूरत के हिसाब से रखे। आज फैशन के साथ बढ़ती हुई कीमतें बहुत मायने रखती है, जो हैसियत के साथ बदलती रहती है, तो ब्रांड को ज्यादा अहमियत ना दे, ये भी इन्होंने लिखा है। ये तो भाई बात है। वैसे भी अपनी जरूरत के हिसाब से, मतलब आपकी कैसी आवश्यकता है वैसा पर्स रखें। आपकी आवश्यकता छोटे पर्स की है लेकिन आप अनावश्यक बड़ा पर्स रखती हैं। कुछ लोगों को बड़े पर्स की आवश्यकता होती है लेकिन सिर्फ दिखावेबाजी के चक्कर में छोटा पर्स रख लेते हैं और फिर कुछ कुछ चीजें हाथ में रख लेते हैं, है ना? जी जी। जैसे मोबाइल ही रखने की जगह नहीं बचती है, या छोटा वॉलेट जिसमें कि पैसे रखते हैं वो ही अंदर फिर बड़े पर्स में रखने की जगह नहीं बचती है। तो ये सारी चीजें देखना होगा। फिर कुछ कुछ चीजों से एलर्जी होती है, इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन गीत सुनते हैं फिर चलते हैं पर्स की ओर। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ
तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरिये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे, जिंद मेरी नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे, जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे, जिंद मेरी। भाई ऐसा है ना कि पर्स को सभी ने कह दिया कि कुआं है, ये है, वो है, लेकिन विचार जो पर्स के बारे में इतने उद्गार हमारे साथियों के आए हैं ना भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन हाँ सोनाली बेटी, एक बात है कि कुछ लोगों को, जो हम एलर्जी की बात कर रहे थे, वो इसलिए किसी को जैसे कि चमड़े से होती है, किसी को ये जो आर्टिफिशियल आजकल आ रहा है ना, मेटल से भी होती है, मेटल तो दिखता है, लेकिन जो पर्स की चीज होती है जिससे बनता है वो आर्टिफिशियल चमड़ा जैसा या रेक्सीन या जो भी बोलते हैं ना, वो अलग अलग तरीके का आता है, उससे होती है। तो इस बात का ख्याल रखें, कभी कभी एलर्जी हो रही है, हमें खुजली हो रही है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो हमने हाथ में पर्स लिया है, जो जिसके बारे में इतनी अभी हमने चर्चा की, महान पर्स, वो हमें कहीं से तकलीफ दे रहा है, तो इसका ख्याल रखें, है ना। और एक खास बात है बुआ जी कि पर्स की सफाई का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। चमड़े का पर्स है तो उसे धो नहीं सकते, तो फिर उसे सैनिटाइजर या फिर स्पिरिट से उसे कपास में डुबाकर अच्छे से साफ कर ले। अगर कपड़े का है तो उसे धो सकते हैं, क्योंकि ना पर्स जो है सबसे ज्यादा संक्रमित भी होती है कि हम उसे बाहर लेकर जाते हैं, फिर खाना खाते वक्त भी उसमें हाथ छूते हैं, तो उससे भी बीमारी फैलने के चांसेस है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि उसकी सफाई भी बीच बीच में से जरूर कर लें, और जो मोटी मोटी चीजें हैं, यानी कि बाकी कचरा है वो भी निकालते रहें, जैसे कागज है, कुछ रसीदें हैं, उनको खाली करते रहें, ताकि घूमने जब जाएं तो जैसे कि जो जरूरी चीजें हैं वो ऐसा ना हो कि छूट जाएं, जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं। तो चलते हैं अमरकंटक। अमरकंटक से कौन नहीं परिचित है, हमारे साथी कह रहे हैं, माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है, बहुत उपयुक्त है ये समय। और इन्होंने बता दिया कि शिवरात्रि के दिन इसके पास डगोना नामक गांव में आदिवासियों का मेला लगता है। इन आदिवासियों की विशेषता है कि इस पूरे शरीर में गुदना, जिसे आजकल टैटू कहते हैं, बना हुआ रहता है। इनकी मान्यता है कि जब हम मरेंगे तब गुदना हमारे साथ जाता है, बाकी सब यहीं रह जाता है। ये लोग सुबह से ही आ जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, खाते हैं। अधिकतर गक्कड़ और भरता ही बनता है, इन्होंने लिखा है। गक्कड़ वहाँ की कोई प्रचलित डिश है, मोटी रोटी जिसे गाकड़ भी कहते हैं, गक्कड़ भी कहते हैं, और भरता ही बनता है, यानी चोखा। गांव के मेले में झूला जरूर होता है, बहुत सुंदर दृश्य होता है। कलरफुल साड़ियां सूखती रहती हैं, देखते ही बनती है, एक बार जरूर जाना चाहिए। तो चलते हैं बाकी जगह घूमने हम अमरकंटक में ना। जी, वैसे अमरकंटक मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, और ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। अमरकंटक हमारे देश की पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है, और साथ ही ये ना सोन और जोहिला नदियों के संगम स्थल के नाम से भी पहचाना जाता है। और समुद्र सतह से अमरकंटक जो है 1065 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। और इस यात्रा का महत्वपूर्ण जो तीर्थ स्थल है वो नर्मदा कुंड, जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ये कुंड 16 प्राचीन मंदिरों जैसे नर्मदा मंदिर, भगवान शिव मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, जानकी मंदिर, राधा कृष्ण और अन्य मंदिरों से घिरा है। यहाँ एक अद्भुत शांति मिलती है। और नर्मदा कुंड से उत्तर पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक झरना है, जिसे लोग कपिल धारा के नाम से जानते हैं। कपिल धारा नर्मदा नदी का पहला झरना है। यह जलप्रपात 100 फीट से नीचे गिरता है, तो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस जलप्रपात का नाम कपिल मुनि के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने इस जगह पर तपस्या की थी, ऐसा कहा जाता है।
और यहाँ पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है त्रिमुखी मंदिर, जो सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। और इस मंदिर का निर्माण कलचुरियों के राज में हुआ था और कर्णदेव महाचंद्र द्वारा किया गया था, इसलिए इस मंदिर को कर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है। और दूध धारा जलप्रपात अमरकंटक के खूबसूरत झरनों में से एक है। ये जलप्रपात ऊपर से नीचे आने पर दूध जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम दूध धारा जलप्रपात है। ये झरना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। और भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर माई की बगिया है, जलेश्वर मंदिर है, सोनकुंडा है जो सोन नदी की उत्पत्ति का बिंदु है, और साथ ही कबीर चबूतरा भी स्थित है। और ऐसा कहते हैं कि संत कबीरदास ने यहाँ आत्मज्ञान किया था और संकलन किया था। और ये चबूतरा भी लोगों के लिए बहुत श्रद्धा का महत्व रखता है, श्रद्धा की स्थान है यह। और अमरकंटक यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक का होता है। नर्मदा जयंती, महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति पर्व पर अमरकंटक में बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाए जाते हैं। और यहाँ जाने के लिए रेल, बस और वायु मार्ग से जा सकते हैं। वायु मार्ग से जाना चाहते हैं तो जबलपुर एयरपोर्ट से 254 किलोमीटर की दूरी पर अमरकंटक स्थित है। और रेलवे स्टेशन से मतलब देखा जाए तो 17 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर रेलवे की छोटी लाइन है, तो बेहतर है कि आप जबलपुर से बस से या टैक्सी से भी जा सकते हैं। ये आपकी सुविधा के ऊपर है, बहुत दिक्कत की जगह नहीं है। नाम जरूर कंटक है, लेकिन इतना कंटक है नहीं जाने में, है ना। जाने पर तो मन बिल्कुल आनंदित हो जाएगा। हाँ, जाने के लिए भी बहुत दुर्गम नहीं है स्थान। जी जी जी। और वहां जाने के बाद तो बस मन खुश हो जाएगा। वो तो देखो, कहीं भी घूमने जाओ तो उसका मजा ही और होता है ना। लेकिन पर्स साथ में ले जाना। और पर्स श्रीमान जी की साथ हो और भरी हुई हो। हाँ, फिर तो आप खाली हाथ जाइए, हाथ झुलाते हुए एक मोबाइल ले जाइए। लेकिन हाँ, ये सब जगहों पर जब भी घूमने जाएं तो साफ सफाई का ख्याल रखें। कोई भी अपना चिन्ह न छोड़कर आए वहाँ। बस यादें वहाँ की ढेर सारी लेकर आए, अपने दिल में बसाएं और लोगों को बताएं, लेकिन कुछ भी अपना न छोड़कर आए वहाँ पर, है ना। के छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी कोबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे कोबा के छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी कोबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में ऐसी बात अच्छी नहीं। थोड़ा थोड़ा मिलना, थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रात अच्छी नहीं। छोड़ो छोड़ो दिया न तोड़ो, किसी और को जलाया करो। गोरी गोरी कोबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे कोबा के छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी कोबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। छोटी सी बात पर ये लड़ाई, प्यार की दुहाई है, प्यार की दुहाई। अखियों में अखियाँ डाल के तो देखो, चेहरे से गुस्सा है, दिल में सफाई। घड़ी घड़ी ओ बड़ी बड़ी ऐसी बातें न बनाया करो। गोरी गोरी कोबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे कोबा के छोरे कभी मेरी गली आया करो।
गोरी गोरी ओ बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया करो। तो भाई बहुत सारी जानकारी जो है हमारे साथी बराबर लिख रहे हैं। हालांकि हम यही कहना चाहते हैं कि सोनाली बिटिया जो हम जानकारी देते हैं एक छोटे छोटे तौर पर सामान्य तौर पर दे देते हैं, बाकी वृहद जानकारी तो सच बात है कहीं घूमने जाइए तभी आपको मिलेगी। हालांकि इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई है, सोनभद्र अमरकंटक का ये स्थान जो है सोन नदी का उद्गम स्थल है, थोड़ी दूर पर भद्र का भी उद्गम स्थल है, दोनों आगे जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं, इसलिए इन्हें सोनभद्र भी कहा जाता है। सोन को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। ये नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 100 फीट की पहाड़ी से झरने की तरह गिरती है। ऐसा माना जाता है सोनभद्र जलप्रपात से गिरने के बाद ये धरती के अंदर अंदर 60 किलोमीटर दूर चली जाती है और सोनबचर बार नामक स्थान पर दोबारा प्रकट होती है और आगे जाकर फिर गंगा में मिल जाती है। क्या बात है, अच्छी जानकारी दी। हालांकि और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन भाई जो हमने जैसे कहा ना कि एक मोटे तौर पर हम जानकारी दे देते हैं, बाकी आप खुद घूम कर आइए और फिर बताइए कि क्या क्या आपने वहां देखा जी। है ना। फिर बुआ जी जब हम घूमने जाते हैं उस वक्त इधर उधर घूमते हैं, थकान हो जाती है, पर अगर हमारी पर्याप्त नींद होगी तभी हम सफर का आनंद ले सकते हैं ना, नहीं तो फिर सफर में भी हमें ऐसे थकान लगेगी। लेकिन घूमने जाओगी जब सोने ही लगोगी तो फिर फायदा क्या। पर घूमने जब जाते हैं तो एक दिन पहले तैयारी करना पड़ता है सब, तो उस वक्त हमारी नींद उड़ जाती है कि भाई कल तो जाना। एक हफ्ते पहले से हो जाती है पता है। और आजकल तो पहले टिकट करो, फिर उसके बाद वहाँ के जहाँ आप मतलब विश्राम स्थल जहाँ आपको रुकना है, होटल आदि की व्यवस्था करो, उसमें बहुत सारी नजरें जो है अपनी आपको फोन पर कंप्यूटर पर कहीं ना कहीं गड़ाना पड़ता है, थक जाती हैं आंखें। और सब हो भी अच्छे से तो भी एक मन में एक टेंशन होता है, एक तनाव होता है कि भाई हमारी जो यात्रा है ये अच्छे से होगी कि नहीं होगी, उसी कोई बात छूट तो को नहीं जाएगा। हाँ। उसको लेकर हम परेशान हो जाते हैं और हमारी नींद ही उड़ जाती है। नींद उड़ जाती है। ये तो घूमने जाने के पहले और आने के बाद खुशी में उड़े तो ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इस दिनचर्या में नींद पूरी होना बहुत जरूरी है ना। स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, चेहरे के लिए जरूरी है। जी जी जी। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छी नींद सेहत के लिए संजीवनी बूटी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नींद बहुत जरूरी है, मन और तन दोनों को प्रभावित करती है, इसका असर आपके कामकाज पर पड़ता है। अच्छी नींद से आपका मन प्रफुल्लित होता है, अधूरी नींद आपको चिड़चिड़ा बनाता है। अनुशासित दिनचर्या, आहार, शारीरिक परिश्रम, व्यायाम, योग, संतुलित आहार पालन से आप प्यारी नींद में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। कभी कभी कुछ मानसिक तनाव या अधिक शारीरिक श्रम से भी नींद में बाधा आती है। इसके लिए अपने कार्यकलापों को ध्यान से निरीक्षण करें और उनको सुधारें। उसके बाद भी कुछ दिक्कत आए तो डॉक्टर से, वैद्य से परामर्श जरूर कीजिए। ये बात बहुत सही है और लगभग यही बात सबने लिखा है। ऐसे ही किसी ने लिखा है कि जब हम 6-7 घंटे की नींद पूरी लेते हैं तो अगले दिन के लिए पूर्ण रूप से ऊर्जा से भरे होते हैं और अपनी दिनचर्या बखूबी निभा पाते हैं। तो ये तो हो गया कि सामान्य तौर पर कि अगर हम नींद ठीक लेते हैं तो हमारी सब चीज दुरुस्त रहती है, समय से होती है। तो यानी कि नींद का भी अनुशासन में होना बड़ा जरूरी है। जी जी। और नींद की कमी से दिमाग का वो हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित होता है जो हमारी तर्कशीलता को प्रभावित करता है, जिसे प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। जो लोग पर्याप्त नींद लेते हैं उनका दिमाग तेज चलता है, मतलब ठीक से तर्क कर सकते हैं और समय आने पर समय से काम करेंगे। जैसे कि ब्रेक का समय आ गया तो ब्रेक ले लेंगे, ऐसा अंतराल ले लेंगे। जी जी। ये है विविध भारती, कार्यक्रम है सखी सहेली। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। और भाई अगर नींद पूरी हो गई हो तो ठीक से बात कर लिया जाए। और जैसे कहते हैं ना तेज दिमाग हो गया, तो भाई अब सोनाली का दिमाग तो बहुत तेज हो गया है।
और ठीक ठाक से सो लिया है। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं पर्याप्त नींद लेते हैं या थोड़ी सी झपकी ले लेते हैं, और जैसे ही यहाँ की हमारी जो ये संकेत धुन शुरू होती है सखी सहेली की, तो उठ जाते हैं। और कुछ साथी हमारे हैं, उन्होंने कहा भाई आज हम व्यस्त हैं, आज हम नहीं कुछ संदेश लिख पाएंगे। कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुनते रहिए और सुनती रहिए, हमें अच्छा लगेगा, चाहे सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, है ना जी। लेकिन सोना क्यों जरूरी है, ये पहले बताओ। सोना इसलिए जरूरी है कि अगर हमारी आंखों नींद की कमी हो जाएगी तो आंखों के नीचे काले घेरे भी आ सकते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है बताओ। नहीं भाई, दिखना अच्छा जरूरी है। अच्छा। हमारे व्यक्तित्व के लिए, खुद के लिए दिखना अच्छा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। त्वचा में झुर्रियां भी आने लगती है। ऐसा? इसलिए अच्छी नींद ले और फिर खूबसूरत दिखते रहिए। हाँ ना? अच्छा नहीं, एक बात है, खूबसूरत आप दिखेंगे तो आपको तो अच्छा लगेगा ही, सामने वाले को भी तो थोड़ा अच्छा लगेगा जी। और एक बात और है कि जो हमारी मांसपेशियां होती है ना शरीर की, उनको बहुत आराम मिलता है, उनका पुनर्निर्माण होता है और से ऊर्जा से भर जाती है, मतलब सक्रिय हो जाती हैं। और जब हम बीमार होते हैं उस वक्त डॉक्टर हमें आराम करने की सलाह इसीलिए देते हैं ताकि जो भी दवाएं हैं वो हमें प्राकृतिक रूप से हमें अच्छी तरह से मिले पूरे शरीर में और फिर से हम तंदुरुस्त हो जाएं। जी, तो जी, एक पूरी तरह से कहते हैं ना कि साइकिल ठीक रखने के लिए बड़ा जरूरी है जी आराम करना और सोना। और नींद का सीधा संबंध जो है बुआ जी हमारे आहार पर भी निर्भर करता है। अच्छा। कि अगर देर रात में हमने ज्यादा तला भुना भारी खाना खाया तो हमें नींद नहीं आएगी, और फिर अगर नींद नहीं हुई तो हमारा जो है पाचन जो है सब गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर और तला भुना खाने का मन करेगा? ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल खत्म। तो सबसे इन्हें एक छोटी सी टिप है कि आप जो है रात को एकदम हल्का भोजन ले जिससे नींद अच्छी आएगी। और बल्कि सोने से कम 2 घंटे पहले ही भोजन करें, उसमें तब गैप रखें, अंतराल रखें। तो जब आपको सोना हो उसके 2 या 3 घंटे अगर पहले आपने भोजन कर लिया तो सबसे अच्छा। जी जी। और सबसे हमारे एक साथी ने भी लिखकर भेजा था कि तनाव से बचिए, क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं तो उस वक्त भी हमारी नींद उड़ जाती है। कुछ लोगों को लेकिन बड़ी अच्छी आती है, जैसे ही आप तनाव की बात करिए उनकी नाक बजने लगती है। उससे दूसरे परेशान हो जाते हैं। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि उससे दूसरे परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा है, ये तो बात मजाक की है। कुछ लोगों को आती है, घबराहट में तनाव में आ जाती है, लेकिन वो जो नींद होती है वो सच में नींद नहीं होती है, बस आपकी नाक बज रही है, ये तो बात अलग है। आप सोते जरूर हैं लेकिन एक गहरी वाली जो नींद होती है, जो सुकून देती है, वो नहीं होती है। तो नींद का जो संबंध, जैसे तुमने भोजन से कहा, तनाव से कहा, और फिर इससे जैसे हमने खाने के लिए कहा कि खाने के और सोने में अंतराल रखें, वैसे ही फोन के इस्तेमाल में और फिर सोने में भी अंतराल रखिए आप। यानी कि सोने से कम 2 घंटे पहले आप इनको किनारे कर दीजिए, टाटा बाय बाय कर दीजिए, है ना। तो मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखिए। लेकिन एक बात तो और है, वो लैपटॉप लेके बैठ जाइए और फिर मोबाइल का जितना व्हाट्सएप है और जितना भी संदेश पढ़ना है वो उसमें पढ़ लीजिए, चलेगा? जी नहीं, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, सबसे दूरी बनाए रखें। चाहे तो आप किताबें पढ़ सकते हैं। हाँ। क्योंकि बचपन से आदत है ना, किताब सामने रखी कि नींद आने लगती है। हाँ, अगर आपको सच में नींद नहीं आ रही तो आप अपने विषय वाली रख लीजिए, सब्जेक्ट वाली, तब तो तुरंत आ जाएगी। और एक जरूरी बात है कि नींद जो है उसके लिए ना बिस्तर जो बना रहा था, बिस्तर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए किया जाए। ऐसा नहीं कि हम खाना भी बिस्तर पे बैठ के खा रहे हैं, पढ़ाई भी बिस्तर पे बैठ के कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन होता है उसको सूचना तभी मिलेगी, यानी वो सूचना तभी देगा। अगर हम सिर्फ बिस्तर का इस्तेमाल सोने के लिए करते तो हमारा ब्रेन सूचना देगा कि नहीं अब हम सोना चाहते हैं। हाँ। तो अपने आप हमें नींद आएगी। तो दूसरे कामों को जो है बिस्तर पे बैठ के ना जैसे करें। कि आप खाने की मेज पर जाते हैं तो आपको भूख लगने लगती है, विद्यालय जाते हैं तो पढ़ने की नहीं मन नहीं करता। हाँ, लेकिन एक जो आपके पढ़ने का स्थान है उसमें आपकी एक स्थिरता आती है। वैसे ही आप रसोई घर में जाते हैं तो भूख लगती है, खाने की चीज देखते हैं, वैसे ही बिस्तर के लिए भी है। तो इस बात का ख्याल रखें। एक बात और है कि सोते समय बिस्तर को खूब अच्छे से साफ कर लें, हो सके तो चादर बदल लें, नहीं तो साफ चादर उस पर बिछा लें। धीमा धीमा कोई संगीत आप बजा लें आपको अगर अच्छा लगता है तो। और उसके बाद भी अगर आपको नींद नहीं आती है तो बहुत सारे अपने खुद के जो आपके प्रयोग हैं आप उनको जरूर करें, देखें कि कैसे नींद आएगी, है ना। वैसे आपने संगीत के बारे में कहा, तो हाँ। संगीत में तो बहुत शक्ति होती है। धीमा संगीत जो हमारी नींद आती है उससे। और एक जरूरी बात है बुआ जी की, जैसे गर्मियों का मौसम है, हाँ। तो नहा ले, स्नान करके फिर अगर बिस्तर पे जाते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है। अगर सर्दियों का मौसम है तो सिर्फ तलुए जो है पैर के उसे अच्छे से साफ धो ले, उसे पोंछ कर हल्के हल्के तेल से हम अगर मसाज करें, मालिश करें तो उससे भी नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। और मतलब बल्कि केवल तलवे नहीं बल्कि घुटने से लेके पूरे पैरों का आप खुद अपने आप मसाज करें।
अब ऐसा नहीं कि हमने कह दिया तो आप कहेंगे नहीं सखी सहेली में कहा है तो अपने जीवन साथी से कह रहे हैं चलो मसाज करो भाई, हमें अगर नींद नहीं आ रही तो पैर दबाओ। ऐसा नहीं है, आप खुद करेंगे तो आपके शरीर का थोड़ा बहुत व्यायाम होगा। सामान्य रूप से व्यायाम आदि भी करें, और जब तक शरीर श्रम नहीं करेगा तब तक थक कर सोएगा नहीं। लेकिन इसकी भी मात्रा जो है सीमित होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हम जब थक जाते हैं तब भी नींद उड़ जाती है ना। तो श्रम उतना ही करे जितना हमारा शरीर जो है हमारा सक्षम, जितना हमारा शरीर कहना चाहता है, यानी बहुत उम्र के हिसाब से उतना ही श्रम करे जितनी हमारी उम्र है। बिल्कुल। कुछ लोग जैसे कि कभी बहुत अगर आपको दिक्कत है तो नीला बल्ब जैसे लगा लेते हैं, उससे कमरे में एक अलग तरीके का वातावरण बन जाता है, या छोटा सा लैंप जला लेते हैं। तो इस तरीके का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और मालिश की बात हो गई, लेकिन जैसे कि अगर आप नहीं नहा रहे हैं या सर्दी का नहीं मौसम है तब भी आपको ज्यादा थकावट है लग रहा है, तो आप केवल हाथ पैर मुंह धो लें और अच्छे से पोंछ लें, और फिर थोड़ा बहुत क्रीम या तेल आदि लगा लें, और उसके बाद देखिए आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आप फ्रेश हो जाएंगे। सोने के लिए भी मतलब फ्रेश होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी, कपड़े साफ सुथरे हो, ब्रश किया हो, आंखें धुली हुई हो तो अपने आप नींद आती है। और कुछ लोग हमें लगता है टहलने चले जाएंगे, कहेंगे ब्रश कर लिया निकलो। लेकिन भाई एक है कि एक समय भी निश्चित करना बहुत जरूरी है ना, कि जैसे रोज 10 बजे सोते हैं तो 10 ही बजे सोइए, नहीं तो आज 10 बजे सो रहे हैं कल 11 बजे कभी 9 बजे, तो उससे नींद जो है हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, गड़बड़ हो जाएगा। तो एक अपने निर्धारित समय पे ही सोए तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि मस्तिष्क को जो हम फीड देने की बात कर रहे हैं, उसको जो संदेश देने की बात कर रहे हैं, उसके लिए समय का भी निर्धारण बहुत जरूरी है। तो नहीं तो बिस्तर भी तो नाराज हो जाएगा, वो भी तो इंतजार करता है ना। अब आप 10 बजे जा रहे हैं, आप 11 बजे तक नहीं जा रहे तो 1 घंटे वो भी नाराज हो जाएगा, तो फिर सोने नहीं देगा आपको। तो ये सब भी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है, सारी चीजें जो निर्जीव भी हैं, जो तथाकथित रूप से हम सोचते हैं कि इनके में जान नहीं है, लेकिन ये भी बहुत जानदार होती हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं। तो इन सब का ख्याल रखिए और अच्छी नींद लीजिए और संगीत सुनते रहिए। हैं चलो। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। अब तो हमको एक ही सपना पूरा करना है, जन्म जन्म का प्यार तुम्हारी मांग में भरना है। हो जिस दिन से तुमको जाना हमने किस्मत को माना, तुम्हारा ही होना तो तुम्हारे हो गए। हाय कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। ऐसे न देखो हंस कर हमको कुछ हो जाता है, तन पर काबू रखते हैं तो मन खो जाता है। दिल खो कर दिल मिलता है, अब हमसे क्या पर्दा है, जब आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। हाँ कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए।
में डोरे, गालों पे लाली, होठों पे फूल खिले हो। जितना भी देखे दिल नहीं भरता, तुम हमें खूब मिले हो। ये काली काली जुल्फे, ये गोरी गोरी बाहें, कितने सारे जीने के सहारे हो गए। हाँ, कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। हाँ, कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। वो आज हमें जान से भी प्यारे। तो भाई सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वैसे ही नींद भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छी नींद आना क्या आपके लिए सपने जैसा है? कम ही लोग हैं जो आज के समय में ये कहे कि मुझे आज अच्छी नींद आई। इसका कारण है कि हम लोगों के काम करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इतने काम होते हैं कि आराम करने का समय कम ही लोगों को मिल पाता है। देर रात तक काम करने के कारण नींद का समय भी तय नहीं हो पाता है। ऐसे में अच्छी नींद यानी जिसे हेल्दी स्लीप कहते हैं कि कल्पना करना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले लोग काम और नींद के बीच अच्छी तरह से बैलेंस बना लेते थे, लेकिन अब नींद लेने के समय में काम को प्राथमिकता दी जाती है। भाई लेकिन हम तो यही कहेंगे ना कि आपके हाथ में है कि आप किसको प्राथमिकता देते हैं। तो अब आप तय कर लीजिए कि सेहत जरूरी है या काम जरूरी है। काम ही नहीं कर पाएंगे जब आप सेहतमंद ही नहीं रहेंगे, तब क्या होगा? पर जैसे कुछ लोगों की मजबूरी होती है बुआ जी, जैसे शिफ्ट ड्यूटीज में काम करते हैं, तब उनको ऐसा कुछ करना चाहिए कि दिन में भी, फिर अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें थोड़ा दूर रखे, जो है गहरे रंग के पर्दे लगा ले, ताकि जो है रात का माहौल तैयार हो सके। तो जो शिफ्ट में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो उनकी भी नींद पूरी हो, ताकि वे, अब उनकी ड्यूटी ऐसी है कि काम करना तो जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए वो अपना दिनचर्या उसी हिसाब से बना ले। और क्योंकि जो रात वाली बात कर रही हो, इसी में हमारे साथी बता रहे हैं कि मेलाटोनिन हार्मोन नींद का हार्मोन है जो नींद को प्रभावित करता है। जब सूर्य अस्त होता है और प्रकाश, बल्ब, टीवी स्क्रीन, स्मार्टफोन आदि जैसे उपकरणों से चमत्कार रोशनी की अनुपस्थिति में हमारा मस्तिष्क मेलाटोनिन हार्मोन्स छोड़ता है, जो नींद को प्रेरित करता है। ये स्लीप हार्मोन्स दिमाग और शरीर को संकेत देता है कि अब स्नूज मोड में जाने का समय आ गया है। तो अच्छी नींद के लिए अंधेरा होना आवश्यक है। और आपकी जो मजबूरी वाली बात तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक रूप से आप ये ना सोचें कि हम रात भर जगते हैं और दिन में सो लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, ये पूरी नियम है हमारे शरीर का और प्रकृति से ऐसे तालमेल है कि जब सूर्यास्त होता है उसके बाद ही नींद आती है, इसीलिए शायद सूर्यास्त होता भी है। जी जी जी। और आजकल जो है आधुनिक विचारों के लोग जो हैं वो बहुत देर रात तक जागने लग गए हैं। फिर रात को जो है बहुत ज्यादा जो पार्टीज भी आजकल चलन है ना बुआ जी की, रात को ही नहीं ऐसा देखो, ये तो कभी कभी होता है, लेकिन हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि बिना मोबाइल देखे नींद नहीं आती। पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तब मैं हमेशा विविध भारती सुनते सुनते ही सो जाता था, लेकिन अब देर रात तक पीसी पर काम करने के कारण जल्दी नहीं सो पाता। देर तक काम करने के बाद भी जब बेड पर सोने जाता हूँ तब भी 10-15 मिनट मोबाइल देखता हूँ, तब जाकर मुझे नींद आती है। चलिए, लेकिन नींद आ जाती है, ये अच्छी बात है। और ये कुछ कहीं ना कहीं मानसिक जो स्थिति हमारी होती है उस पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल ही, मानसिक की तो बात बहुत ही जरूरी है कि रात को अगर हम किसी से मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हैं, किसी बात को लेकर अगर मतभेद हो गया वो देर रात को, तो पूरी हमारी नींद को डिस्टर्ब कर देगा, पूरी नींद हमारी खराब हो जाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए? उससे उसी समय बात कर लेना चाहिए। नहीं कि नहीं भाई तुम्हारा सही है और अब मेरी नींद खराब हो जाएगी अगर मैं तुमसे ज्यादा बहस करूंगा। अच्छा। तो ये जो बात होती है ये हम बच सकते हैं, नहीं इतना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, तो जरूरत तो इसी बात की है, इसीलिए तो इस विषय पर हम लोग इतनी बात कर रहे हैं सोनाली बिटिया कि नींद जो है वो महत्वपूर्ण है और वो रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। मतलब नींद अगर हम अच्छी लेंगे तो सब कुछ व्यवस्थित रहेगा, चाहे वो घूमना हो फिरना हो या हम कहीं घूमने गए हैं तो हम चौकन्ने रहें, ऐसी वैसी सेल्फी न लें कि हम कहीं संकट में पड़ जाएं, और ऐसा भी ना हो कि हमारे साथी कोई छूट जाए। तो हमारे साथियों ने, 1-2 लोगों ने लिखकर भेजा है कि किस तरह से वो बिछड़े फिर मिले, कैसे क्या हुआ है ना। पर पहले गाना सुन ले। हाँ हाँ।
पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया, जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। आवाज़ किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है। आवाज़ किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है। मैं सुन के जिसे शर्मा जाऊं, है कौन जो मुझ में समाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। बिन देखे जिसको प्यार करूं, गर देखो उसको जान भी दूं। बिन देखे जिसको प्यार करूं, गर देखो उसको जान भी दूं। एक बार कहो ओ जादूगर ये कौन सा खेल रचाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। तो वो दिन याद करो कोई अपना बिछड़ गया। तो साथियों ने तो लिखा है कि किस तरह से बिछड़े। हमारे साथी लिखते हैं कि वो दिन हमें बखूबी याद है जब हम झारखंड राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो कि हजारीबाग जिले में है, वर्तमान में रामगढ़ में पड़ता है, माँ छिन्नमस्तिका धाम में गए थे। वहाँ पर मेरी पत्नी मंदिर परिसर में गई। बाहर बहुत भीड़ थी, मैं अंदर नहीं गया था। ज़्यादा भीड़ के कारण वो दूसरे गेट से निकल गए। मैं बाहर वहीं देखता खड़ा रह गया। बाद में खोजते खोजते थक गया। फिर मन ही मन माँ को याद किया। थोड़ी देर बाद श्रीमती जी रोती हुई मिल गई। ओहो हो भाई देखो, ऐसा है ना कि ये इस तरीके की दिक्कत हो जाती है जब किसी मंदिर में या ऐसे स्थल में हम जब जाते हैं जहाँ कई दरवाजे होते हैं, तो थोड़ा सा पहले तहकीकात कर लेना चाहिए। लेकिन भीड़ इतनी रहती है कि आप कैसे करेंगे। अगर नए शहर गए हैं तो ये पता ही नहीं होता कि ये वाला दरवाजा कहाँ खुलेगा और वापस जिस दरवाजे से गए थे उस दरवाजे में वापस कैसे आएंगे। तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन थोड़ा सा पहले से जानकारी हासिल करके जाना चाहिए। और कुछ जैसे की बात है कि ये भी नियत कर लेना चाहिए, इसमें तो नहीं संभव था, लेकिन हाँ एक बड़े परिसर में जैसे गए तो आप ये निश्चित कर लीजिए, अगर 4 लोग हैं 5 जन हैं तो घूमेंगे। अगर कहीं इधर उधर हो गए हम लोग तो एक चबूतरा हो या पेड़ हो या कोई भी वहां घंटा बंधा हो या कोई भी ऐसी या फिर कोई पर्स की दुकान हो। क्या बात है, मतलब संग्रहालय में घूमने गए तो वहाँ पर्स की दुकान मिल जाएगी सोनाली बिटिया। बाहर जैसे अगर पहाड़ पे घूमने गए तो हमें पर्स की दुकान हम खुलवा देंगे। चलो ठीक है, कहेंगे भाई सोनाली बिटिया के लिए यही है जो है कहते हैं ना कि पॉइंट है मिलने वाला। हाँ, यानी जैसे महिलाओं की जो झुमके हैं, बाली है, ऐसी जो चीज है ना याद रहेगी कि हाँ भाई यहीं पे आगे खड़े रहना है। लेकिन जैसे कि वृंदावन गार्डन है या कोई ऐसे बगीचे में हम गए, जैसे कहीं भी इस
तरीके की जगह पे गए तो एक निश्चित जगह कर लीजिए कि हम अगर कोई भी इधर गया तो यहीं खड़ा रहेगा, कुछ भी हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि हम घूमे, गुम हो गए तो हम ढूंढ रहे हैं, दूसरा भी ढूंढ रहा है, तो हो सकता है उसी जगह से कई बार आप गए हों, क्रॉस हुए हों, लेकिन आप नहीं मिल पाएंगे और वाकई नहीं मिल पाएंगे, एक दूसरे को ढूंढते ही रह जाएंगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। आजकल तो सहूलियत है कि मोबाइल फोन होते हैं हमारे पास, पर पुराने जमाने में जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे उस वक्त इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती थी। एक बार हमारा भी परिवार ऐसे हम लोग गए थे, वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए गए थे। छोटी सी नन्ही बच्ची थी, 8-10 साल की थी, और अपनी मम्मी का हाथ छुड़वा के वो आगे चली गई। अब मम्मी को लगा कि चाचा के पास में है, चाचा को लगा कि इसके पास में है। थोड़ी देर बाद जब पता किया तो किसी के भी पास नहीं, सब घबरा गए। उसकी मम्मी जो थी उसका तो रो रो के बुरा हाल हो गया, क्या किया जाए। सब लोग अलग अलग दिशाओं में खोजने के लिए गए, और आगे चल के वो नन्ही बिटिया जो थी लोगों का इंतजार किया उसने, और एक टीले पे, छोटा सा टीला था, उस पे बैठ गई वो। और जब सामने से चाचा जी आए तो पूछती, चाचा जी किसे खोज रहे हैं आप? अच्छा। चाचा जी बोले तुम्ही को ढूंढ रहे हैं, और तुम यहाँ पे पूछ रहे कि किसे खोज रहे हो। लेकिन ये जो धैर्य वाली बात है, ये परिचय जो है उस बच्ची ने दिया जी। तो कहने का बहुत अच्छी बात है ये सोनाली, ये सबक हमें लेना चाहिए कि धैर्य का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा सा धैर्य रखें, पहले ये मान कर चलें कि कोई खोया नहीं है, यहीं कहीं है, मिल जाएगा। जब ये मन में बात रहेगी तो निश्चित है कि हमारा आत्मबल जो है वो बना रहेगा, और हम बड़े शांत मन से ढूंढेंगे। और फिर निश्चित कर लें, चलो अगर 4-5 लोग हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपने तय नहीं भी किया है तो एक जगह एक जन को खड़ा कर दें जहां से सब रास्ते मिलते हो, कि आप यहीं खड़े रहो, तुम इधर से कहीं मत जाना, और हम लोग सब लोग बाद में यहीं मिलेंगे। नहीं तो जो लोग मिले भी होते हैं वो भी खो जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है ना। और हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि दीदी मेरे बच्चे तो बिछड़े नहीं कभी भी फिल्मी स्टाइल पर छोटी बहन की बेटी, एक बार हम माँ और बाबा के साथ अजंता घूमने गए थे। हम तीनों बहनें और हमारे बच्चे भी थे, और आगे जाके ऐसा हुआ कि गुफाएं देखते देखते नीचे उतरे, और सीढ़ी के साथ में जो बहन की बेटी है वो कैसे हाथ से निकल गई पता ही नहीं चला, और हम सब उसे खोजते रहे। फिर अचानक माँ का ध्यान गया कि वो चिल्लाने लगी कि कहाँ गई। माँ के तो होश जैसे खो गए। जाहिर है हम 2 बहनें और मेरा बेटा उसे ढूंढने लगे चारों तरफ। हम लोग तो, पिताजी तो गुस्से में आ गए। फिर अचानक मेरे बेटे का ध्यान गया तो बोला कि मम्मी देखो ऊपर बैठी हुई है वो, और उसने हमें नीचे नहीं रोका, चुपके से नीचे जाकर मम्मी के गोदी में बैठ गई, और वो जो है वो सबके जो है चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, सब खुश हो गए। जाहिर है खुशी की बात ही है। लेकिन फिर वही बात होती है, जैसे पिताजी नाराज हुए या घर में कोई भी सदस्य नाराज हो सकता है, कोई घबरा सकता है, रोने लगते हैं, तो जब तक कि कहते हैं ना कि सांस है तब तक आस है, तो ऐसे ही आस बनाए रखना चाहिए। और इसी तरह से पुलिस सहायता केंद्र होते हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक गीत सुनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम कर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम कर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया। तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के
की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम, सर आंखों पर तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम, सर आंखों पर। तो भाई हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि जीवन की डोर से बांध लिया है विविध भारती को, रात को सोते समय, दिन में सोते समय। अच्छी बात है, लेकिन ये जो है ना, कहीं जाएं घूमने तो नहीं बांध सकते एक दूसरे को। जी जी, पर जैसे श्रीमान जी का पर्स अपने साथ में रखना है, इसलिए भी गाना हमने बजाया कि जीवन की डोर से बांध लिया, तो उनका पर्स जो है हमारा, ये फिर वो कहेंगे जुल्मों से तन है, तो ठीक है, पर पर्स तो हमारा ही होगा। यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन ये जो घूमने फिरने में जो है वो है बराबर, घबराहट से बचिए, कहीं घबराइए नहीं। बहुत सारे आसपास कोई अगर मेला आदि लगा है तो पुलिस सहायता केंद्र भी होते हैं, वहां पर आप जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, उद्घोषणा करवा दें, घबराएं ना। और इसकी जानकारी वहां पहुंचते ही आपके संग कोई छोटा बच्चा है तो उसे जरूर दे दें कि अगर देखो बेटा गुम होना तो यहाँ आ जाना, है ना। और एक बात है ना बुआ जी कि छोटे बच्चे हो या फिर कोई बुजुर्ग हो तो उनके जेब में मोबाइल नंबर जो है वो एक चिट में लिख कर रख दे, ताकि अगर ऐसे जो कुछ भूलने वाले होते हैं बुजुर्ग जो भूल सकते हैं, तो उनके पास भी हमेशा उनके जेब में इस तरह से मोबाइल नंबर लिख दे, छोटे बच्चों को भी लिख दे। अगर किसी को बच्चा मिल जाए तो मोबाइल नंबर की सहायता से हमें फोन करके भी वो बच्चे को पहुंचा सकते हैं। हाँ, ऐसे ही बुजुर्ग के पास हो सकता है कि फोन ना हो, और बहुत सारी ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर फोन आप लेकर नहीं जा सकते, जहाँ पर अलाउड नहीं होता है, बाहर जमा हो जाता है, तो फिर इन सब चीजों का आपको पूरा इंतजाम रखना चाहिए। जी जी जी। और अब बातचीत का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, तो आप सभी से लेते इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।